बहुत काम सर अंजाम देगी। मेरे सामने आज वो हस्ती तशरीफ ला रही है, बाबर सर। इनकी पहचान वियना के अंदर सबसे ज़्यादा है। इनकी पहचान कोई ऐसा आदमी नहीं है जो ना जानता हो, लेकिन मैंने ये मुनासिब समझा कि ये है तो कायदे आज़म की सेकंड कॉपी, लेकिन इनके अंदर शख्सियत वैसी ही है जैसी होनी चाहिए। आइए प्लीज। माने मंजे बहुत ही अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल जो हमारे अंदर उभरते हैं जो हमारे वियना के अंदर पब्लिक को पता नहीं है, और इसलिए मैंने आज छोटा सा अपने स्टूडियो के अंदर इंतजाम किया है ताकि सब लोग इनके बारे में जान सके कि ये शख्सियत हमारे अंदर एक चिराग की रोशनी जो हमारे अंदर फैलाना चाहती है, और जो कश्ती इन्होंने हासिल की हुई है, जिस कश्ती पे ये सवार है इस वक्त, उसको अल्लाह ताला डूबने से बचाए। और जो हमारे मुल्क के लिए जो भी काम करने के लिए इन्होंने एक बेड़ा उठाया हुआ है, अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी दे। बाबर भाई जी, मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपकी तरफ से इजाजत हो। पहले तो आप ये बताएं कि वियना में कब से हैं? मैं जी 26 सितंबर 1972 में गया। और क्या कुछ किया आपने? अगर काम के हवाले से पूछना चाह रही हैं तो मैंने अखबार बेचने से लेकर हॉस्पिटल में काम किया, उसके बाद रेस्टोरेंट्स में काम किया, डिश वॉशर से लेकर कुक वेटर का काम किया, मैनेजमेंट तक किया, और कभी किसी पॉजिटिव काम से जी नहीं चुका। जो अवेलेबल हुआ, जो बेस्ट अवेलेबल हुआ, उसको अचीव किया। हाँ, इस बारे में तो मैं भी आपके बारे में जानती हूँ कि जब ये पहली दफ़ा मेरी दुकान पे आए तो पता कैसे आए हैं कि इन्हें ये पता चला कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी दुकान की है, तो ये ज़ख्मी पाँव की हालत में मेरी दुकान में तस्वीरें बनाने आए हैं। तो देखिए, ये इंसान वो शख्सियत है जिन्होंने हर एक की तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस की है और अपनी तकलीफ को छुपा के रखा, लेकिन किसी को शो नहीं किया, और हर एक की मदद करते हैं, हर सोशल वर्कर में है। और आज जो शख्सियत मैं इनसे कुछ पूछना चाहती हूँ, इनके अंदर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो छुपी हुई हैं जो किसी को नहीं पता। सबको ये पता है कि बाबर साहब एक कल्चर प्रोग्राम इस्तेमाल करते हैं, वहाँ काम करते हैं, तो ये गलत है। ये जो रोशनी है ये इनके अंदर है, और ये रोशनी कौन पैदा कर सकता है? ऐसे हीरो जो हमारे मुल्क को तरक्की दे सकते हैं, और वो बच्चियाँ जो हमारी खून के आंसू होती है, मौत के खून होती हैं, या जिनको एजुकेशन हासिल नहीं होती और वो मौत के मुंह जाती हैं, तो ऐसे लोग ही हैं जो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हमारे मुल्क को बनाने की कोशिश करते हैं, तो अल्लाह ताला इन्हें कामयाबी दे और हम इनका साथ देंगे इंशाल्लाह हमेशा। तो आपकी एजुकेशन कहाँ से स्टार्ट हुई? हाँ, मैंने पिंडी में स्टार्ट लिया था, स्कूलिंग पिंडी की है, उसके बाद मैट्रिक कोहाट में किया, और कॉलेज भी पहले कोहाट में गया, उसके बाद वालिद साहब की डेथ हो गई तो वापस रावलपिंडी आ गए, और गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने तालीम हासिल की। तो उसमें तालीम के साथ जो एथलेटिक्स का, सोशल वर्क्स का सिलसिला शुरू से जारी रहा, और मेरे अंदर एक जज्बा शुरू से ये रहा कि मैं हमारे अपने, चाहे वो कराची से हैं, लाहौर से हैं, पेशावर से हैं, पिंडी से हैं, वो सारे हमारे अपने हैं। और मैं ये हमेशा ये महसूस करता हूँ कि लोग मुझे पूछते हैं कि आप कहाँ से हैं, मैं कहता हूँ मैं पाकिस्तान से। नहीं, आप पाकिस्तान में कौन से इलाके से हैं? तो मैं कहता हूँ कि अगर एक पूरा केक मुझे मिलता है, मैं एक पीस क्यों लूँगा? ये पूरा केक मेरा है, ये पूरा पाकिस्तान मेरा है। मैं आप हैं किधर? ये तो मैं भी सवाल उठा जी, मेरे फोर फादर्स फ्रंटियर से थे। तनतौड़ जगह है जो एबटाबाद का पुल के पास कोई जगह है जिसको मैंने आज तक नहीं देखा।
हमारे फोर फादर्स वहाँ से थे, लेकिन वो फिर पंजाब में आ गए। जिसको नानका कहा जाता है वो हमारा गुजरांवाले में था, जो दादका कहा जाता है वो वजीराबाद में था। लेकिन वो जगह हैं जहाँ हमें पर्सनली कोई नहीं जानता, इसलिए कि हमारे आबाओ अजदाद वहाँ रहे। उसके बाद हम लोग, वालिद साहब रेलवे में थे तो ट्रांसफ़र होती रही, तो हम लोग इत्तेफाक ऐसा हुआ कि तकरीबन पाकिस्तान के सारे हिस्सों में रहे, और इसीलिए सारे पाकिस्तान से हमें। मैंने आपके बारे में सुना कि आप किसी दौर में भागते भी थे। मैं बिल्कुल भागता रहा हूँ। मैंने कॉलेज में रिकॉर्ड तोड़ा हुआ है 1500 मीटर्स का, और स्कूल से नहीं भागता था रेस में भागता था। तो उसके बाद ये है कि यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ यूनिवर्सिटी में पूरी ऑल पेशावर यूनिवर्सिटी की एथलेटिक्स में मैंने हिस्सा लिया, लेकिन उस वक्त मेरा पाँव जख्मी हो गया और मैं 5वीं पोजीशन में आया 5000 मीटर्स में। अच्छा, ये अक्सर आपके पाँव क्यों जख्मी हो जाते हैं? जब आप मेरी दुकान में भी आए थे तो आप कैमरे मैनिंग कर रहे थे जी, तो मुझे अच्छी तरह याद है कि आप पाँव के ऊपर पाँव दबा रहे थे। उसकी वजह ये है जी कि जब आप किसी ऊंची नीची जगह पर चलते हैं तो उसमें ज़ख्मी होने का अंदेशा हमेशा मौजूद होता है, और उससे घबराना नहीं चाहिए। तुम ये बादे मुखालिफ से न घबराए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। वाह माशाल्लाह। तो इसी सूरत में मैं आपकी नज़र एक छोटा सा नजराना पेश करना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया। ये मेरी टीम की तरफ से, मेरे साथ हेल्प करने वालों की तरफ से, सबकी तरफ से, और जो आप काम कर रहे हैं उस सिलसिले में ये इतना प्यारा सा बहुत मेहरबानी। आपके बारे में ये सुना कि आप कुछ उल्टी किस्म की चीज़ें इकट्ठी करते हैं। बिल्कुल सही सुना है जी आपने। मैंने अपने घर में एक म्यूज़ियम बना रखा है। मैं काम भी म्यूज़ियम में ही करता हूँ। तो शौक़ तो शुरू से था, लेकिन जब म्यूज़ियम में काम शुरू किया तो मेरी वाइफ ने मुझे कहा कि अब तुम वहाँ पहुँचे हो जहाँ तुम्हें होना चाहिए। अच्छा, एक और मेरे ज़हन में बार बार दौड़ रहा है, और वो आपकी तरह नहीं दौड़ रहा है जिस तरह से आप दौड़ रहे थे। ये है कि आप आंटी के साथ कांटेक्ट था, आपका भाग दौड़ के साथ था, आपके एजुकेशन के साथ था, तो ये पॉलिटिक्स कैसे आपकी दुनिया में आ गई? देखिए, पॉलिटिक्स एक ऐसा ज़रूरी अमर है इंसान की ज़िंदगी में कि वो आप चाहें या ना चाहें आपकी ज़िंदगी में होता है। अगर आपको एहसास नहीं होता तो वह अलग बात है, लेकिन मैं अक्सर ये समझता हूँ कि आज हमारे पॉलिटिकल हालात जो हैं उसकी ख़राबी में बहुत ज़्यादा कसूर उन लोगों का है जो शरीफ लोग हैं, जो भले मानस हैं, और जो अपने आप को बहुत यानी कैरेक्टर वाइज साफ सुथरा समझते हैं। ये तो है, लेकिन नहीं मतलब, और वो हैं भी, मैं ये नहीं कहता कि वो नहीं हैं। उनका ये कसूर किस तरह बनता है कि आप किसी भले मानस आदमी से पूछ लें तो वो आपको ये कहता है मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन मैं आपसे पूछ सकती हूँ, आपको सियासत से ताल्लुक है? था तो शुरू से, मुझे एहसास देर से हुआ। मतलब जाहिर है ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। आपकी जो सोसाइटी है उसको किस तरीके से चलाना है, इसका नाम सियासत है। सियासत जो आज हवा बनी हुई है, जो आज गंद बना हुआ है, जिसको हर बंदा नफरत की नज़र से देखता है, वो सियासत नहीं है। नहीं, ये तो हकीकत है कि आजकल पाकिस्तान में जाके उनके हालात देखें और उनके गुर्बत देखें, और इतनी ऊंचाई की तरफ प्राइस जा रहे हैं, गरीब क्या खाता है? जी बिल्कुल। दुख, मसाइल अपनी जगह हैं, मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको वही क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये मिसमैनेजमेंट है। अल्लाह ने आपको हर वो चीज़ दे रखी है जो आपको एक खुशहाल तरीन कौम और मुल्क बना सकती है। उसमें आपको मैंने यहाँ पे वो मैनेजमेंट का कोर्स किया तो हमारा प्रोफेसर कहता है कि मेरे प्रोफेसर ने कहा कि किसी भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो एशिया में मौजूद है। सिर्फ नहीं है तो मैनेजमेंट नहीं है। हमें ये नहीं पता कि कौन सी चीज़ को किस वक्त कहाँ इस्तेमाल करना है। इस वजह से हमारे ये हालात हैं, मिस मैनेजमेंट की वजह से। और हम जो आज सियासत के बारे में तसव्वुर रखते हैं
کہ جی جو دھوکہ دیتا ہے, جو بدماشی کرتا ہے, جو دوسروں کا حق چھینتا ہے, وہ سیاستدان کامیاب سیاستدان ہے. میں ایسی سیاست سے بالکل متنفر ہوں. جب شریف لوگ جو واقعی مخلص ہیں اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ بھئی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو پیچھے کون رہ جائے گا؟ وہی بدماش, وہی لٹیرے, وہی گندی ذہنیت کے لوگ. تو پھر جب وہ غلط کام کرتے ہیں تو پھر آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ کو آگے آنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ مخلص ہیں ملک کے ساتھ, قوم کے ساتھ اور اپنے ہمسایوں کے ساتھ, تو آپ کو آگے آنا ہے. آپ کو باغ دور خود سنبھالنی ہے, اور جو غلط راستے پہ چل رہے ہیں اس کو صحیح راستے پر لے کر آنا ہے. یہ ہمارا کام ہے. جس کو ہم نہیں کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے حالات یہ ہیں. میں نے 1-2 انٹرویو سنے ہیں عمران صاحب کے, تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہم 3 مہینے کے اندر ساری برائیاں ختم کر دیں گے. انشاءاللہ, بالکل کوشش یہی ہے. اللہ کرے, میں تو کہتے دین دیارے بالکل یہ بات ہو, اور اللہ کرے ہمارے ملک میں خاص طور پہ جو بچیاں تعلیم حاصل کرتی ہیں اور ان کو جو موت کے نیند سلاتے ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. اور جو بچیاں خوف اور ڈر سے اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتی, اور جو لوگ ملک میں اتنی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ باہر جائیں گے واپس موت کے ساتھ آئیں گے کہ خوشحالی کے ساتھ آئیں گے. تو آج کل کے جو حالات ہیں ہمارے پاکستان میں, تو کیا یہ حقیقت ہے کہ عمران صاحب نے جو کہا ہے کیا وہ ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے. میرے خیال میں انسان کو ہمیشہ ایک خوش آئین مستقبل کی طرف دیکھنا چاہیے. اور اگر آپ تھوڑا سا تجزیہ کر کے دیکھیں تو ایک زید حامد صاحب ہیں, شاید آپ ان کو جانتے ہوں. وہ بعض اوقات تو بہت زیادہ امید دلا دیتے ہیں انسان کو, لیکن انہوں نے پچھلے دنوں میں ایک تقریر میں کہا کہ میرے بچوں, خدا کی قسم تم خوش قسمت ہو کہ تم اس دور میں پیدا ہوئے. آپ اندازہ لگائیں کہ لوگوں کے چہروں پر کیا تاثر ہوگا. یہ حالات ہیں, یہ برائی چل رہی ہے, ہر چیز ختم ہو رہی ہے, ہر چیز ہمارے ہاتھ سے جا رہی ہے, اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ تو سچ ہے. ٹھیک ہے, لیکن وہ کوئی بات بے بنیاد نہیں کیا کرتے. وہ ہمیشہ ہسٹری سے اٹھا کے لے کے آتے ہیں اور بڑے اچھے انداز میں اس کو آگے بڑھا کے کہتے ہیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حضور پاک جب تشریف لے کر آئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ اس وقت یہاں اس سے زیادہ بہتر حالات تھے. جب بھی کوئی بڑا تبدیلی لے کر آئے ہیں, بڑی تبدیلی دنیا میں آئی ہے, تو اس وقت حالات اس سے زیادہ خراب رہے ہیں. لیکن جب کوئی مخلص اور صحیح سوچ رکھنے والا انسان آپ کو لیڈ کرتا ہے, آپ کو گائیڈ کرتا ہے, صحیح راستہ دکھاتا ہے, تو حالات خود بخود تبدیل ہو جاتے ہیں. کیونکہ یہ خواہش آپ کے دل میں ہے, یہ خواہش ہماری قوم کے دل میں ہے کہ ملک ہمارا خوشحال ہو, اس میں ہم ہر اچھی چیز دیکھیں. تو وہ ہے, اللہ میاں نے موقع دیا ہوا ہے آپ کو, اور اس کو ہم اگر اویل نہیں کرتے ہیں تو اس میں ہمارا اپنا قصور ہے. ہم بڑے حقیقت کو دیکھتے ہوئے اگر اس کا فیصلہ کریں کہ ہم نے خود حالات کو تبدیل کرنا ہے, کوئی منسٹر آپ کی ضروریات کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ان حالات میں, ان مسائل میں مطلب خود انوالو نہیں ہے. آپ نے وہ مثال سنی ہوگی کہ ایک شہزادی کو کسی نے بتایا کہ غریب لوگوں کو کھانے کو روٹی نہیں ملتی, تو کہتی ہے ڈبل روٹی کھا لیں. تو ان لوگوں کا یہ حال ہے. یعنی اگر موت نہیں ملتی تو خودکشی کر لو. بالکل, جو بھی ہے, مطلب یہ چیزیں ساری وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوئی ہیں اور اس کو بہت ٹائم لگا ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان یا کوئی بھی انسان آگے آ کر اس کو دنوں کے اندر ختم کر دے گا, کوئی نہیں کر سکتا. لیکن وہ آپ کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں. اس نے جو شروع کیا ہے سلسلہ, اس کا آپ بیک گراؤنڈ دیکھیں کہ اس نے آج تک پرفارم کیا کیا ہے. جو کچھ اس نے کیا ہے اپنی رینج کے لحاظ سے بہت اچھا کیا ہے, اور اس کو اگر موقع ملے تو وہ بڑے پیمانے پہ اس کو اسی طریقے سے آگے لے کر جا سکتا ہے. اس نے ایجوکیشن میں یونیورسٹی دیا پاکستان کے اندر, جو دنیا میں ٹاپ کی یونیورسٹیز میں شامل کی جا سکتی ہے. ابھی ڈیولپمنٹ ہے, لیکن نمل یونیورسٹی جو ہے وہ دنیا کے ہائیسٹ اسٹینڈرڈ کے مطابق نمل یونیورسٹی بنائی ہے.
हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बनाया, जब वो उसने शुरू किया तो लोग पागल कहते थे, ये इस मुल्क में नहीं बन सकता। आज चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने पिछले दिनों में सुना कि उनके वालिद साहब खुद उस हॉस्पिटल में गए हैं, तो वो लाइन में खड़े हुए थे, उनको कोई प्रेफरेंस आगे नहीं। डिसिप्लिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। जब हम सारे अपने आप पर भी कुर्बानी लेकर आएंगे कि भाई ये, क्योंकि ये नहीं कि ये मेरा क्योंकि मेरा काम है तो कोई बात नहीं, ये चलता है, बाकी सारे इंतज़ार करते रहें मेरी गाड़ी गुजर जाए, फिर नहीं काम होता। डिसिप्लिन सबके लिए एक। उसके बाद आपका जो तहरीक इंसाफ है, उसका बुनियादी मकसद ये है कि इंसाफ सबके लिए एक। ये नहीं कि ये क्योंकि प्रेसिडेंट है या मिनिस्टर हैं या फलाने हैं तो इनके लिए कानून और है, दूसरे के लिए कानून और है। ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। अच्छा, ये इमरान साहब ने एक सवाल किया था कि जी ऊपर की टीम अगर ठीक हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली सारी बुराइयों पे काबू पाया जा सकता है। तो ये आपकी भी टीम ऊपर से दुरुस्त होगी इंशाल्लाह हमारी अपनी पूरी तौर पर कोशिश है। और एजाज साहब मौजूद थे हमारी टीम के इंट्रोडक्शन में, तो उसमें सब आपको नए चेहरे नज़र आएंगे। कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको और वो उसमें यानी जज्बे के साथ नौजवानों को, हमारा तरीक़ाकार पार्टी का भी यही है, हमने भी यहाँ सिलसिला यही शुरू किया कि एक फ्रंट टीम होगी, वो सारी यंगस्टर्स की होगी। एक हम होंगे पीछे जो एडवाइज़र्स होंगे, जो जो ऑफिशियल काम हैं, जो इधर उधर के दौड़ भाग के हैं, वो हम करेंगे। बाकी टीम को लेकर नौजवान आगे चलेंगे। और पाकिस्तान में भी यही तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया कि वो नौजवानों को मौका दे रहे हैं जो पूरी इमोशंस के साथ इस चीज़ को आगे लेके जा रहे हैं। अच्छा, मैंने एक बात सुनी है कि कुछ आपकी पर्सनल बातें खुल रही है कि यहाँ आप कुछ बच्चों को तैयार भी कर रहे हैं, कुछ नौजवानों को आप अपनी जो अंदरूनी आपके अंदर खुशियत है वो किसी को दे रहे हैं। सिर्फ यहाँ पर नहीं, मेरी कोशिश ये है कि दुनिया में सब जगह पर, आप कभी मेरा फेसबुक देखें तो उसके अंदर मैंने दुनिया में, कराची में बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं गाइड कर रहा हूँ, और जापान में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं जिनको मैं गाइड करता हूँ और मैं उनको मशवरे देता हूँ। और वो मतलब पिछले दिनों एक बड़ा मायूस कुन डिस्कशन हो रही थी एक नौजवान के साथ। आखिर में जाके कहा जी जो सवाल मैं सालों से लोगों से कर रहा था, कभी किसी ने जवाब नहीं दिया, आपने मुझे मुतमईन कर दिया। वो सवाल ये था कि हमारा मुस्तकबिल कब तब्दील होगा। मैंने कहा जिस दिन तुम आगे बढ़ोगे तब तब्दील होगा, कोई ऊपर से आकर आपका मुस्तकबिल तब्दील नहीं करेगा। ये वही बात होगी ना, हिम्मत मर्द मदद खुदा। अगर आप में हिम्मत है आप आगे बढ़ोगे। जब तक आप दूसरों पर छोड़ दोगे तो दूसरे आपके लिए क्यों काम करेंगे। वो एक दफा मैंने अपने भाई के ऊपर छोटी सी गलत बयानी की थी, तो मैंने फिंगर उठा के कहा कि पापा इसने ऐसे किया, तो मेरे पापा ने कहा कि बेटा अगर तुम उसकी तरफ उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां तुम्हारी तरफ बढ़ रही हैं। सही है, बिल्कुल सही है। कि बेटा आप अपने आप में देखो कि आप क्या हो। तो आज वो मेरी बात असल में हमारे अंदर ये गलतफहमी पैदा हो गई है कि कोई भी सियासी पार्टी या कोई भी सोशल वर्कर या कोई आके आपके मसाइल को हल करेगा। भाई क्यों करेगा, ये उसके मसाइल नहीं है। वो आपको गाइड जरूर कर सकता है, वो आपको रास्ता दिखा सकता है कि यार ये रास्ता सही है, ये गलत है। फैसला आपके हाथ में है। अगर आप उसको सही रास्ते पे चलेंगे तो आप मंजिल पर पहुंचेंगे, वरना तो आप इसी तरह धक्के खाते रहेंगे, कभी उधर कभी उधर। अच्छा जी, एक और पर्सनल सवाल जी, ये इमरान खान के साथ अटैचमेंट आपकी कैसी हुई है? वो ऐसे हुई कि मैं शुरू से आपको पता ही है कि मैं 41 साल से ऑस्ट्रिया में रहता हूँ और मेरा मतलब सियासत से रुझान ज़रूर रहा और मैं बड़ा क्रिटिकल किस्म का सवाल करता रहा। इवन एम्बेसी में या जो मिनिस्टर्स आते थे उनके साथ भी मैंने बड़े बड़े कड़वे सवाल किए और ओपनली सामने आकर किए, जिससे मैं मकबूल नहीं हूँ। लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, काफ़ी लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जो चीज़ मेरे दिल में होती है वो मैं सामने ले आता हूँ। एक दफ़ा इलेक्शन था तो मैं पाकिस्तान गया वोट देने के लिए, क्योंकि आज भी पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हूँ।
तो पाकिस्तान गया वोट देने के लिए, तो जब इन लीडरों का तकरीरें सुनी तो एक कहता है जी हम उसको समुंदर की तह में दबा देंगे, दूसरा कहता है हम इसके हाथ में जहाज़ का टिकट पकड़ा देंगे। तो जब ये चीज़ सुनी तो मैंने कहा ये मेरे लीडर नहीं हो सकते। मतलब मैं ऐसे बंदे को, ये रेडी वाला करे, कोई अनपढ़ आदमी करे तो मैं समझता हूँ चलो ठीक है, उसको तो पता नहीं है। हेड ऑफ द स्टेट से आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि वो दूसरे के बारे में ये कहा हम उसको तबाह कर देंगे, हम उनको ख़राब कर देंगे। नहीं, आप अपनी परफॉर्मेंस बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। मैं अपने दोस्तों में जो बात करता हूँ, मेरी यहाँ सराउंडिंग्स में जितने लोग हैं, तो मेरे जज्बात जो होते हैं पाकिस्तान के बारे में, कश्मीर के बारे में, अमेरिका की पॉलिसीज़ के बारे में, या दूसरी जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, वो जो मैं जिस अंदाज में सोचता हूँ और जिसका वो जवाब मैं समझता हूँ कि ये सही है और ये गलत है। इमरान खान वाहिद आदमी है जो वो स्टेज के ऊपर और प्रेस के अंदर जाकर करता है, वही सवाल वही इसी अंदाज में जवाब देता है। और वो मैं ऐसे बंदे को एक रिप्रेजेंटेटिव समझता हूँ। मैं शख्सियत का कायल नहीं हूँ। अगर इमरान खान अपने रास्ते से भटकता है तो मैं पहला शख्स हूँगा जो उसको क्रिटिसाइज करेगा, क्योंकि मेरी रिलेशन जो है वो इमरान खान के साथ या उस पार्टी के साथ नहीं है। मेरे रिलेशन असल में पाकिस्तान के साथ हैं, एक इंसानियत के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, मुसलमानों के साथ। तो अगर उसमें वो इस वक्त जो मुझे लोग चल रहे हैं उस रास्ते पर जाता हुआ एक ही शख्स नज़र आता है, और अगर वो उस रास्ते से हट कर कहीं और जाने की कोशिश करेगा, मैं पहला शख्स हूँगा जो उस चीज़ को क्रिटिसाइज करेगा और उसको रोकेगा। एक और सवाल करना चाहती हूँ जी कि आप सोशल वर्कर तो बहुत व्याना के अंदर फेमस हैं, क्या हर तरह की खुसूसियात, हर तरह का कल्चर, हर तरह की वैरायटी जो आप व्याना के अंदर शो करते हैं और अपनी जेब खर्च करके लोगों को खुशहाल करते और उनको बताते कि पाकिस्तान क्या चीज़ है, तो ये क्या आपकी पॉलिटिक्स के साथ ये चीज़ें भी आगे चलेंगी? बिल्कुल चलेंगी। और इसमें बहुत बड़ा हाथ ये है कि इमरान खान एक सियासतदान होने से पहले एक सोशल वर्कर है। उसने हॉस्पिटल बनाया एज ए सोशल वर्कर बनाया, उसने स्कूल बनाया एज ए सोशल वर्कर। उस वक्त उसका पॉलिटिक्स का कोई इरादा नहीं था। पॉलिटिक्स में वो भी इत्तफाकिया है। जब उसने अपने दोस्तों में डिस्कस किया और उसके बाद ये कि उसने ये महसूस किया कि इस वक्त हमारे मुल्क के हालात ऐसे हो गए हैं कि इसमें जब तक आप डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते उस वक्त तक आप कोई तब्दीली नहीं ला सकते, उस वक्त तक कोई चेंज नहीं ला सकते। तो उसके बाद बुनियादी तौर पर अगर आप इमरान खान की शख्सियत का तज्जिया करें तो वो सियासी आदमी बकौल आम लोगों के जो सियासी आदमी होता है वो नहीं है। जैसा आपने मुझे बताया कि अभी एक दोस्त ने ये इल्ज़ाम लगाया कि बाबर साहब को सियासत नहीं आती। मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ कि मुझे वो सियासत नहीं आती। मैं प्रैक्टिकल लाइफ बातों बातों में उन्होंने इत्तेफाक की बात है कि कुछ टेलीफोन करके तरमीनें ली, तो मैंने कहा सॉरी आज मैं नहीं कर सकती, क्योंकि आज मेरी दुकान के अंदर एक ऐसा शख्सियत तशरीफ़ ला रही है कि मुझे बड़ी ही ज़्यादा खुशी हो रही है कि आप मेरी दुकान में आ रहे हैं। और जब उन्होंने पूछा कि वो कौन से प्रोफेसर साहब हैं, मैंने कहा वो भी एक बहुत ही अच्छी हैसियत है कि उन्होंने भी हमारे मुल्क को एक फूलों की गुलदस्ते की तरह इकट्ठा करके और उनके जो खूबसूरत अल्फाज थे हमारे अंदर एहसास जगाने वाली बात थी। और अगर कोई पढ़े और उससे सबक हासिल कर सकता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं। और यहाँ पे मेरी दुकान में बेशुमार लोग आते हैं तो वो मुझे देखते ही सबसे पहले कहती है तो आप ईरानी है या इंडियन है। कभी आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि आप पाकिस्तानी हैं। क्यों? कि हमारी पहचान नहीं है। हमारी पहचान क्या है जी? डंडा पीट पटाई करना, धमाके करना, और हमारी जो सियासत है उसका इतना बेड़ा गर्क है कि कोई भी आदमी गारंटी से नहीं कह सकता है कि आज ये घर वापस आएगा सलामती से। तो ये हकीकत है कि हम लोगों ने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारी हुई है। और आज अगर कोई ऐसा चिराग सामने आ रहा है जो रोशनी के थ्रू
اس ملک کو کچھ اجالا کرنا چاہتا ہے تو ہم پورا ان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ ان پہ شک کی نظر دیکھنا چاہیے، نہ کہ ان کو بری نظر سے برے الفاظوں سے طنز کرنا چاہیے، بلکہ ایسا سوچنا چاہیے کہ یہ قطرہ قطرہ بن کے ایک بہت بڑا سمندر بن سکتا ہے۔ تو آج اللہ تعالیٰ اگر کوئی کچھ چند، یہ نہیں ہے کہ ویانا کے اندر سے کوئی نکلے، انگلینڈ سے بھی ہو سکتا ہے، امریکہ سے بھی ہو سکتا ہے، چائنا سے بھی ہو سکتا ہے، کسی ملک سے بھی ہو سکتا ہے، تو کوشش کیا ہونی چاہیے کہ ہمارے ملک کو اچھے سے اچھا کرنا چاہیے۔ آج انڈیا دیکھیں ہر چیز میں، ہر ٹیکنیک میں پوری دنیا میں فیمس ہے، تو ہم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ہمارے اندر کس چیز کی کمی ہے؟ صرف کمی ہے تو اخلاق کی کمی ہے، پیار کی کمی ہے، جدوجہد کی کمی ہے۔ وہ جو 14 نکات تھے جو ہمارے قائد اعظم کے تھرو ہمیں ملے ہیں، جو ہم 6ٹھی کلاس میں پڑھتے ہیں، تو اس کا کوئی اثر نہیں ہمارے اندر، تو کیوں نہیں ایسی شخصیت کا ساتھ دینا چاہیے؟ اور اگر کوئی آگے بڑھنا چاہے تو ان سے میں سوال کرتی ہوں کہ اگر آپ کی سیاست میں یا آپ کی ممبری میں کوئی آنا چاہے تو ان کا کیا طریقہ ہے؟ دیکھیں اس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا ایک ویب سائٹ ہے انصاف.com، اس میں اگر آپ جائیں گے تو اس میں ممبرشپ فارمز بنے ہوئے ہیں، آپ وہاں سے بھی پرنٹ کر سکتے ہیں۔ کئی لوگ ایسے ہیں جو جن کا انٹرنیٹ کے ساتھ اتنا کنیکشن نہیں ہے یا وہ نہیں استعمال کرتے ہیں، تو وہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہاں پہ جو ہم ممبر ہیں وہ اپنے ممبرز کو اکٹھا کریں اور ان کی جو فنڈنگ ہے وہ اکٹھی کر کے، تو ہم ایک ایک چیز کا حساب اس پیج کے اوپر ہوگا کہ کس نے کتنے پیسے دیے، وہ اس میں لکھا ہوگا، اور وہ جو ہے اس کی ممبرشپ فیس کو ہم اکٹھا کر کے وہاں بھیج سکتے ہیں۔ ایک یہ پاسبلٹی ہے، دوسری وہی انصاف.com والی پاسبلٹی ہے، اس میں کیونکہ یہ پیسے جو ہیں یہ پارٹی کو جا رہے ہیں، یہ ہمارے پاس نہیں آ رہے، ہم ایک امانت کے طور پر آپ سے لے کر آگے بھجوانا چاہتے ہیں۔ جن لوگوں کو انٹرنیٹ سے اتنا زیادہ رابطہ نہیں ہے تو وہ ان کے لیے یہ پاسبلٹی ہے۔ ہمارے پاس فارم ہے، وہ فارم آپ لے سکتے ہیں، فل کر کے مجھے دے سکتے ہیں، یا اور بھی جو ہماری ٹیم ممبرز ہیں وہ ان میں سے کسی کو دے سکتے ہیں تاکہ وہ ہمارے پاس پہنچ جائیں۔ تو اس کے بعد یہ ہے کہ وہ ان کا طریقہ کار یہ ہے کہ $10 منتھلی آپ نے تحریک کو بھیجنے ہیں، جس سے ان کا یہ خرچہ چلتا ہے جو الیکشن کا ہے۔ خاص طور پہ 25% وہ نوجوانوں کو کا حصہ انہوں نے علیحدہ رکھا ہے کہ نوجوان آگے آئیں گے، الیکشن لڑیں گے، اور جب وہ نوجوان آگے آئیں گے ان کے پاس فائنینشلی اتنے اسٹرانگ نہیں ہوں گے کہ وہ الیکشن کا خرچہ برداشت کر سکیں، تو اس کا جو خرچہ ہے وہ پارٹی دے گی۔ تو کیا یہ صرف نیو جنریشن کے لیے ہے یا کوئی ایسے بزرگ ہیں جو اس چیز میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، یا کوئی لیڈیز ہیں جو آگے بڑھنا چاہتی ہیں، تو کیا ان کا بھی کوئی سلسلہ ہے؟ بالکل ایسا ہے کہ ہم کیونکہ قوم کے اندر نوجوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہیں، تو ہر بندہ جو ملک کے ساتھ ہمدردی رکھتا ہے، جو ملک کے حالات کو بہتر کرنا چاہتا ہے، وہ موسٹ ویلکم ہے۔ صرف پہلے فنکشن میں ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا تھا کہ کچھ وہاں جگہ کی تنگی تھی، خواتین کو اگر بلاتے تو ان کے ساتھ بچے ہوتے ہیں، تو جگہ کی تنگی کی وجہ سے ہم نے پہلے فنکشن میں نہیں رکھا۔ دوسرے ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ کتنے لوگ آئیں گے، تو میرے ایسٹیمیٹ کے مطابق ماشاءاللہ مطلب کہ لوگ وہاں موجود تھے، اور اسی انداز سے انشاءاللہ اگلا پروگرام جو ہے وہ بڑے ہال میں ہوگا، اس میں لیڈیز بھی ہوں گی، بچے بھی ہوں گے، اور خاص طور پہ میں چاہوں گا کہ ینگسٹر جو یہاں پیدا ہوئے ہیں، بالکل ضروری نہیں کہ جمپ کر کے آگے آ جائیں، لیکن ان کو ایک انٹروڈکشن ان کو ہونا چاہیے کہ بھائی یہ سلسلہ موجود ہے، اور یہ اگر ان کو دل کو لگے، ان کو ملک کے ساتھ اتنی ہمدردی ہے اور وہ آگے آ کر کام کرنا چاہتے ہیں جس حیثیت سے، اس کے مختلف سٹیجز ہیں۔ آپ صرف ممبر بن سکتے ہیں، آپ پیئنگ ممبر بن سکتے ہیں، آپ ٹیم ممبر بن سکتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہماری ڈیٹیل میں ہمارے پاس ہیں، تو آپ پھر آپ کی چوائس ہے کہ آپ کس انداز سے پارٹی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ تو اس میں اگر مناسب تعداد خواتین کی موجود ہو تو ایک لیڈیز ونگ بھی بنایا جا سکتا ہے، ایک یوتھ ونگ بنایا جا سکتا ہے، جس کے طریقے پہ وہ آپس میں فیصلہ کر لیں اور ہمیں صرف اطلاع دے دیں کہ بھئی ہم نے یہ فیصلہ کیا اور یہ اس دن پروگرام کر رہے ہیں، اور جو خالی لیڈیز کے پروگرام ہیں، کیونکہ یہ صرف سیاسی پارٹی نہیں ہے، یہ ملک کو ایک اچھا نظام دینے کے لیے ہم لوگوں نے کوشش شروع کی ہے۔ اس میں ہر قسم کی ایکٹیویٹیز ہوں گی،
جہاں تک مطلب کہ اسلام کے اندر ایکٹیویٹیز کا تعلق ہے، مسجد جو ہے ہم نے صرف وہ نماز کے لیے مقرر کر دی ہے. مسجد کے اندر بندوں کے سوشل مسائل حل کیے جاتے تھے. لیکن آج کل تو صرف وہاں پہ ساری برائیاں نہیں، اکٹھی کرنے اور نکالنے کی چکر بات ہے. وہی آتی ہے کہ یہ مس یوز ہو رہا ہے، جبکہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ کیوں ہے گھر کی نسبت؟ کہ آپ وہاں جائیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کمیونٹی کے باقی لوگ جو ہیں ان میں سے کسی کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہے، کسی کا کوئی پرابلم ہے، کوئی بیمار ہے، وہ ساری چیزیں ہم آپس میں شیئر کر سکتے ہیں. یہ مٹھائی نہیں ہے. اندر کی شخصیت ہے جی، کن سے متاثر، کس شاعر سے متاثر ہو کے آپ یہاں تک پہنچے؟ دیکھیں ویسے تو میں ہر اس شخصیت سے متاثر ہوتا ہوں جو کوئی بھی پازیٹیو کام کرتا ہے، چاہے وہ پاکستان سے ہو یا کسی اور ملک سے بھی ہو. لیکن پاکستان میں مستقبل کو بنانے کے لیے علامہ اقبال نے بہت اچھی شاعری کی ہے، بہت اچھے اشعار کہے ہیں. خاص طور پہ نوجوانوں کو انہوں نے بہت سے پیغام دیے ہیں، اور ایک انسان کو شاہین کا روپ دے کر انہوں نے ایسی بلند پایا شاعری کی ہے کہ ایک انا ماری شمل نام کی جرمن خاتون تھیں، انہوں نے ڈاکٹریٹ کیا ہوا ہے اقبالیات کے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال کے ایک ایک شعر کے اوپر ڈاکٹریٹ کیا جا سکتا ہے، اتنی گہرائی ہے ان کے اشعار میں. تو مطلب شاعری انداز سے میں علامہ اقبال سے بہت متاثر ہوں. اور میں نے میٹرک کے پیپر میں ساری دوسرے لوگوں کے شعر یاد تھے، اور میں نے اس میں پوری ٹوٹل شاعری سے میں نے شعروں سے مضمون لکھا، تو جس پہ مجھے 100 میں 100 نمبر ملے اردو میں. اور میرا ٹیچر کہتا تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کو 100 میں سے 100 اردو میں نہیں دیے ہیں. تو لیکن اب وہ سارے یاد نہیں ہیں، اب یادداشت کافی کمزور ہو گئی ہے. لیکن ظاہر ہے جو ایک ضروری قسم کے اشعار ہیں وہ چند اب بھی ذہن میں موجود ہیں. کیا کچھ؟ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. اب اس شعر کے اندر انہوں نے یہ نہیں کہ انہوں نے کہا کہ اپنے آپ کو اتنا اونچا اڑاؤ کہ مطلب تمہیں نیچے والے بھول جائیں، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ اپنے آپ میں اپنی شخصیت کو اس قدر بلند کر لو کہ چھوٹی چھوٹی جو لوگوں کی غلط باتیں ہیں وہ آپ پر متاثر نہ ہوں. اور جب آپ اپنے آپ سے باہر نکل کے دوسروں کی مدد کرتے ہیں، دوسروں کے لیے کام کرتے ہیں، تو باقی اللہ میاں خود آپ کے لیے پھر کام کرتے ہیں. یعنی اللہ میاں خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، کہ جب اللہ میاں آپ کے حساب کتاب لکھنے لگے تو اس سے پہلے یہ سوچ لے کہ اس بندے کو کیا پسند ہے. اللہ میاں پوچھنے نہیں آئیں گے، لیکن وہ یہ ہے کہ وہ اللہ میاں کو پتہ ہوگا کہ آپ کی کیا مرضی ہے، آپ کی کیا پسند ہے، تو خود بخود اس پسند کو وہ اللہ میاں آپ کے لیے آپ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیتا ہے. بابر صاحب آپ سے ایک اور سوال ہے جی کہ یہ بیانہ کے اندر آپ سوشل ورکر ہیں، آپ ٹکٹ بھی کرواتے ہیں، آپ کلچر بھی کرواتے ہیں، آپ میرے گھر میں PCC میں بھی کام کیا ہے، اس میں وائس پریزیڈنٹ رہا ہوں. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ وہ ڈیسیژن وہ خود لے لیتے ہیں، میں بعد میں باہر کھڑا رہتا ہوں، صرف میرا نام استعمال اس طرح نہیں. باقی اب بھی میں ان کے ساتھ اتنا کوآپریٹ کرتا ہوں کہ جب بھی وہ پروگرام ارینج کرتے ہیں تو ٹوٹل گراؤنڈ کی ڈیکوریشن. تو بیانہ کے اندر آپ کیا کچھ میں نے شروع کیا، جاوید قریشی صاحب نے اس وقت جب ہم نے گیدرنگ شروع کی پاکستانی کمیونٹی کی، جس میں زیادہ تر امبیسی کا اسٹاف ہوتا تھا، باقی گنتی کے لوگ تھے، تو اس وقت سے ان کے ساتھ کرسیاں سیدھی بہت زیادہ ان کے ساتھ جو بھی تعاون کر سکتے تھے وہ کیا. پھر اصل جو سلسلہ شروع ہوا وہ ہم نے ایک پاکستانی جس کے اندر ہم نے بچوں کی اردو کلاسز شروع کی، اس کے بعد ہم نے کچھ پکنک وغیرہ کے اور یہ جیسا 14 اگست 23 مارچ وغیرہ کے ہوتا تھا سلسلہ، وہ اس میں فیملیز کو تو وہ سلسلہ کافی اچھا چلتا رہا. لیکن اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اس وقت کیونکہ اکنامکلی ہم لوگ اتنے اسٹرانگ نہیں ہوتے تھے، تو مسئلہ اسکول کا یہ ہوا کہ بچوں کو لانا اور لے جانا بڑا مشکل ہوتا تھا، کہ مطلب فیملیز کو ساتھ باہر کھڑا ہونا پڑتا تھا جتنی دیر بچے پڑھ رہے ہیں.
तो उस सिलसिले में ये ज़रा बीच में रह गया, वरना उस वक़्त से अगर ये मतलब स्कूल होता तो आज बाकायदा स्कूल की हैसियत से चल रहा होता। ये 80s में शुरू किया था सिलसिला, और उसके बाद फिर वो इसी वजह से कि लोगों के पास इकनॉमिकली उसको मतलब गाड़ियाँ वाड़ियाँ नहीं थी, उस वक्त आना जाना काफ़ी प्रॉब्लम होता था, ख़ास तौर पर जब बर्फ़ें होती थी, तो उसमें सिलसिले में रुकावट आ गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आज वो सिलसिला दोबारा शुरू किया, ये सिलसिला तो उर्दू की क्लासों का सिलसिला तो मेरे ख्याल में बलोच भाई ने भी स्टार्ट किया था, लेकिन ठप हो गया। जी जी, वही है ना कि कोऑपरेट नहीं करते लोग, कोऑपरेट नहीं करते तरीके से जिस तरह करना चाहिए। तो क्या हम उम्मीद लगा सकते हैं कि आप यहाँ पे भी कोई बुनियादी तौर पर कोई अपनी उर्दू का शौकत साहब जी क्लासेस लेते हैं दूसरे ऑस्ट्रियंस की, तो उसमें हम अपने जो यहाँ के नौजवान हैं जो यहाँ पैदा हुए हैं उनको उनके पास भेज सकते हैं ताकि वो बाकायदा। लेकिन मेरी प्रोफेसर साहब से बात हुई थी कि हम इंशाल्लाह कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि जिसमें वो दोबारा फैमिलीज का सिलसिला नहीं चाहता, इसलिए कि ये सारा भी कि मेरे जैसा बंदा पकड़ लेगा, वर्किंग प्रोसेस में है, तो कल को लोग कहें कि जी आपने ये कहा का कायल नहीं हूँ, कहने का नहीं। आपकी फैमिली के मेंबर? जी अगर क्लोज फैमिली की बात करते हैं तो माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और एक अदद बीवी है और उसके बाद ये है कि उसके आगे माशाल्लाह मैं इस वक्त 7 बच्चों का दादा, और एक नौजवान है अभी जो पढ़ रहा है, तो उसके बाद इंशाल्लाह सिलसिला और आगे बढ़ जाएगा। तो अभी कल ही मैं बात कर रहा था, एक अकेला आया था माशाल्लाह, इस वक्त एक ख़ानदान है, और इसी तरह बाकी भी हमारी कम्युनिटी जो आई है वो इस तरह एक एक बंदा आया और उसके बाद बढ़ता गया, और इसी तरह हमारी कम्युनिटी माशाल्लाह बड़ी होती जा रही है। मर्दमशुमारी पाकिस्तान की एक फेमस चीज़ है, वो तो हर जगह होनी चाहिए जी। तो अगर मर्दमशुमारी बढ़ाने की बात नहीं है, क्वालिटी में भी साथ बढ़ना चाहिए, खाली बढ़ाने से फ़ायदा नहीं है, उसमें नुकसान ज़्यादा है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमने अपने बच्चों की इस तरह की ट्रेनिंग की थी कि वो आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे ऑस्ट्रियन हैं और अच्छे पाकिस्तानी हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली होता है कि अगर आप ऑटोमेटिकली अच्छे पाकिस्तानी हैं। तो आपके किसी बच्चे के अंदर में ये खुसूसियात हैं? नहीं, मैं कभी ज़बरदस्ती का कायल नहीं हूँ। बच्चे मेरे अगर प्रोग्राम्स में आ जाते हैं तो मैं उनको वेलकम करता हूँ, लेकिन मैं ज़बरदस्ती कभी किसी को नहीं कहता। आते हैं प्रोग्राम में आते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ नौजवान स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ इस तरह चले हैं, और उन्होंने लास्ट वादा ये किया है कि अंकल आए और हम करेंगे। मैं बड़ी देर से यही ख्वाहिश रखता था कि बच्चे आगे बढ़ें, उनके अंदर वो याद नहीं। जब हम बच्चे कहते हैं तो बच्चों का मतलब बच्चियां बच्चे ऑटोमेटिकली है नहीं, यहाँ की जनरेशन कहती है कि जी आज मैं आप स्टैंडर्ड लड़का, और अगर बच्चे इंक्लूड हो जाएं तो उसमें थोड़ा सा क्लियर कर दिया जाए जो भी आना चाहे। मैं ख्वाहिश ये है कि जो भी पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव काम करना चाहता है, वह चाहे वो गोरा हो, चाहे वो काला हो, चाहे वो देसी, मतलब हर बंदे को ये मौका मिलना चाहिए, और उसका एक तरीकाकार ये है कि हम पाकिस्तान के इमेज को यहाँ कैसे बेहतर कर सकते हैं। वो ये कि हम अगर खास तौर पे हर बंदे के साथ 10-12 दोस्त यहाँ के लोकल भी हैं, तो उनके अंदर उन्होंने अपनी पाकिस्तान की एक इज़्ज़त बनाई है, तो वो जिन लोगों के साथ आपने इज़्ज़त बनाई है, इन्होंने बनाई है, हमने बनाई है, वो सबको अगर इकट्ठा करें वो एक अच्छा खासा। तो आप यहाँ की जनरेशन को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की लेडीज को खास तौर पे, मैं यहाँ बहुत पढ़ी लिखी होते हैं जो घर के अंदर हैं, तो उनको निकलना चाहिए, उनको कोशिश करनी चाहिए जहाँ तक वो कर सकें। ये नाम लिखवा दिया तो इसका मतलब है आपको ये सारे काम करने हैं, वो नहीं, जो कुछ कर सकता है मुल्क के लिए वो उसको करना चाहिए हदूद में। मैं हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ कि अगर कोई भी बंदा छोटे से छोटा भी पार्ट लेता है उसमें, तो उसको मैं अप्रिशिएट करना सकते, तो उतना तो किया आपने, तो ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है। अदरवाइज अकेला आदमी तो कुछ भी नहीं कर सकता ना, अकेला क्या कर लेगा, बड़ी दौड़ लगा लेगा। तो मैं यही कहूँगी कि मत काटो दोनों हाथ इस मुल्क के। ऐसे लोग अगर दुनिया में आते या कोई भी शख्सियत आती है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इनका पूरा साथ दें, और मत मुल्क की बुराइयां करें, मत अपने मुल्क की वो कमजोरियां शो करें कि हम लोग क्या हैं। प्लीज़ आप इनकी बातों को गौर से सुनें, इनसे मैसेज हासिल करें, इनसे सबक हासिल करें। जो भी किसी सूरत में भी, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो लड़की है, लड़का है, औरत है,
बूढ़ा है, कोई भी पीछे हटे तो प्लीज आपका एक अल्फाज यस या नो बहुत कुछ कर सकता है। तो ये कुछ देना चाहूँगा, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो लोग ये पाकिस्तानी होने की हैसियत से कहते हैं कि पाकिस्तानी कुछ नहीं कर सकते, तो वो आपके वाली बातें उनके पास होती हैं। तो इसका मतलब है कि अगर आप पाकिस्तान की बुराई कर रहे हैं तो आप अपनी बुराई कर रहे हैं, क्योंकि आप को ये हक पहुँचता है कि वो पाकिस्तान की बुराई करे। अगर सिस्टम को आप समझते हैं कि सिस्टम में खराबी है तो उसको बेहतर करना आपका फ़र्ज़ है। दूसरी चीज़ है कि एक छोटा सा मैसेज अल्लामा इकबाल ने दिया है कि अपना लीडर चुनने के लिए कुछ खसूसियात हैं। बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, निगाह बुलंद सुखन दिल नवाज जां पुरसोज, यही है रख्त सफ़र मीरे का। देखिए कितना बड़ा मैसेज दिया है कि हमारी जो कौम है वो बहुत कुछ है, हमारा ज़ख़ीरा, हमारी दुनिया, हमारी पहचान है। और वो पहचान क्या है कि हम पाकिस्तानी हैं, और अगर हम पाकिस्तानी हैं तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है, उन किताबों के अंदर मत हम बंद करके रखें, उनको सामने करें, अपने जिस्म के अंदर से बाहर निकालें, अपने जज्बात भी, चाहे आप किसी को चाय पिला के या किसी को पानी पिला के या किसी को इज्जत दे के या किसी को आप सब कुछ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो, किसी सूरत में भी। तो इनका साथ देने के अलावा पाकिस्तान का साथ दें, आप बाबर साहब का साथ दें या इमरान साहब का साथ दें या आजकल के सदर जो हैं उनका साथ दें, किसी सूरत की कोशिश करें, अपने पाकिस्तान को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। जो हमारी कौम जिस कमी की किसी सूरत में भी है उसको पूरा करें, और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे ताकि हम लोग अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। पाकिस्तान जिंदाबाद।